क्या आप जानते हैं कि बौद्धिक आतंकवाद क्या है? क्या आप जानते हैं कि माओवादी आतंक जो है वो कितना कम हुआ है? क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर वैचारिकी और हथियार दोनों से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया गया? वर्तमान सरकार क्या इस पर अंकुश लगा पा रही है, या इससे पहले की सरकारों ने इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था या नहीं किया था? ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में होंगे। उन सारे प्रश्नों का हम देंगे जवाब। देखते रहिए लाइव न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। तो आपको बता दें कि इस देश के अंदर माओवाद की अगर बात करते हैं, जो कि हथियार बंद आंदोलन था, ग्रामीण क्षेत्रों खासतौर पर्वतीय इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में अपने चरम पर था। बात यह आती है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। तो शुरुआत हम करते हैं कि आखिर ये विचार कहां से आया हथियारों को लेकर के उठने का, और ये विचार देने वाले कौन थे? क्या ये भारत की विचारधारा से उपजा हुआ आतंकी संगठन था, या भारत के लोगों द्वारा क्यों खड़ा किया गया? इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। वो पूरी बातें बताने में तो यूं तो 3 से 4 दिन निकल जाएंगे, लेकिन हम छोटे से वीडियो में आपको पूरी चीज बताने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें तो 1925 में 2 संगठनों का निर्माण हुआ। एक संगठन जिसको आप जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, और उसके 3 महीने बाद ही 1925 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हो गया। इन दोनों ही की बात करें तो दोनों की वैचारिकी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, और दोनों का मिजाज भी कुछ अलग है। और ऐसे में अगर हम देखें तो इन पूरे 100 वर्षों की जो यात्रा है, यानी 1925 से लेकर 2025 तक के बीच में, तो जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बीज से वटवृक्ष बन गया, उसकी अनेकों ब्रांचेस हो गई, और पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उसको हाथों हाथ ले रहे हैं, उसके विचार को ले रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं। वहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उसका अवसान पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि देश की आजादी के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संगठन बनाया था। उस समय हमारे पास IB, इंटेलिजेंस और तरह तरह की जो खुफिया एजेंसीज आज आप देखते हैं, उस समय तत्कालिक रूप में DRO बनाई गई थी। अगर बात करें तो DRO जो था, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने करा क्या कि वो जो खुफिया जानकारी दी, उस जानकारी में यह था कि देश की आजादी के बाद कौन से ऐसे संगठन हैं जो देश को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे, देश में आतंकवाद, जातिवाद, उपद्रव, हिंसा, इसके समर्थक होंगे, देश की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। तो DRO ने जो रिसर्च पेपर अपने दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसमें वो नाम था कम्युनिस्ट आंदोलन का, वामपंथियों का नाम था उसमें। और इस बात को लेकर के तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इनसे सचेत रहना चाहिए। और उनकी ये जो शंका थी, उनकी जो ये रिपोर्ट थी, उसके तुरंत बाद अगर हम बात करें तो आजादी के ठीक बाद 1950 से ही माओवादी आंदोलन की शुरुआत चल पड़ी। माओवादी आंदोलन की जो शुरुआत प्रारंभ हुई, इसकी शुरुआत जो हुई वो आंध्र प्रदेश से हुई, लेकिन 1970 के बीच आते आते नक्सल मूवमेंट में चेंज हो गया, जो पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी से उठा। और इनकी 2 धाराएं थी। एक धारा बौद्धिक थी, जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कॉलेज के प्रोफेसर थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो उनको प्रोटेक्ट करते थे। उनकी हर घटना को वो बताते थे कि वहाँ पर शिक्षा नहीं है, वहाँ पर रोजगार नहीं है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, इसलिए वो हथियार उठाते। ये बैकअप देते थे, न्यायालय तक बैकअप देते थे। विनायक सेन का नाम सुना होगा आपने। 2010 के करीब में छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी, माओवादियों को प्रोटेक्ट करता था, और उसको लेकर के तो इंटरनेशनल मीडिया तक आ गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और उसको छोड़ना पड़ा। फांसी की सजा से उसको उम्र कैद में चेंज करना पड़ा, फिर उसकी जमानत भी हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इनका नेटवर्क कैसा है, इनका कॉकस कैसा था, और 2 आधार पे काम करते थे, एक वैचारिकी पे और एक दूसरे काम करते थे हथियार बंद, यानी भोले भाले आदिवासियों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। जिसमें बात हम करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वो प्रभावित क्षेत्र थे जो इनमें सबसे अधिक इनकी दबंगई थी। 2010 में तो दंतेवाड़ा में जब 76 जवानों को उन्होंने IED ब्लास्ट किया था, तो उस समय की मनमोहन सरकार तिलमिला गई थी, हवाई हमले करने की सोच रही थी, कड़ी कार्रवाई करने की सोच रही थी। लेकिन जो JNU से लेकर के जादवपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश भर के शिक्षण संस्थाओं में जो ये वामपंथी बौद्धिक आतंकवादी बैठे थे, इन्होंने उसको पॉस्टराइजिंग करना शुरू कर दिया। कहा अपनों पे ही बम गिराएंगे, अपनों को ही मारेंगे, सरकार को भयभीत कर दिया। ऐसे कुतर्क दे दिए
कि मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम चाह के भी कुछ नहीं कर सके। और ऐसी स्थिति में एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद भी भारत को शर्मसार होना पड़ा। घर के अंदर ही ऐसे लोग बैठे हुए थे। फिर बात थोड़ा और आगे बढ़ती है और 2013 में तो कांग्रेस की फर्स्ट लाइन की बड़ी लीडरशिप जो छत्तीसगढ़ की थी पूरी की पूरी साफ कर दी। सलमा जुलूम करके वहां पर एक आंदोलन कांग्रेस के नेताओं ने चलाया था। उनसे कहा था हथियार छोड़ दो, और उसको लेकर के वहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं की ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। पूरी पूरी लीडरशिप को ही खत्म कर दिया गया। और ऐसे में फिर एक बार कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के तहत काम करने का प्रयास किया था। एक बात और, चिदम्बरम साहब उसमें गृह मंत्री थे और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट जो उनके पास आई थी कि इन माओवादियों को फंडिंग जो होती है वो बाहर से नहीं होती। अब जब बाहर से नहीं होती है तो कहां से होती रही होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। इतने संगठन माओवादियों के वामपंथियों के चलते हैं, जो उग्र वामपंथी हैं उनके संगठन बहुत चलते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर बिजली विभाग के कर्मचारियों में जाए तो वहां भी उनका संगठन है, सारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में उनके संगठन चलते हैं। आयसा उनका छात्र संगठन है, सीपीएम है, ऐसे बहुत से संगठन उनके हैं। आप तो बहुत से संगठनों को जानते भी नहीं होंगे कि आप अपरोक्ष रूप से इन माओवादियों को पैसा दे रहे थे। समझिए आप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के क्षेत्र में CI2 के थ्रू पैसा जाता है, वो पैसा वहां पहुंचता था। ऐसे बहुत सी चीजें थी, लेकिन हम विषय से भटक रहे हैं। विषय ये है कि इन माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र 2013 तक 126 जिलों में था। आज मोदी सरकार आने के बाद अब महज 13 जिलों में है। जिस प्रकार वहां पर काम हो रहा है, जिस प्रकार उन पर अंकुश लग रहे हैं, जिस प्रकार वहां पर रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं आदिवासी माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में, और जिस भारी भरकम तरीके से वो सरेंडर कर रहे हैं, ये बड़ी बात। लेकिन बात ये आती है कि जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और पूर्व की कांग्रेस की सरकार भी इनसे पीड़ित थी और मोदी सरकार इस पे काम कर रही, वहीं पर कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं जो शर्मसार करती है देश को। राहुल गांधी जब अपने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे विगत दिनों में, तो उन्होंने वहां एक भाषा का प्रयोग किया था कि मैं इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं। ये भाषा कौन प्रयोग करता है? ये भाषा तो माओवादी प्रयोग करते हैं, नक्सलवादी प्रयोग करते हैं कि हम भारत की सरकार से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो भी कहते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन है। बड़ी अजीब बात है कि पूरा देश, आम जनमानस इनसे प्रभावित होता है। जिस कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप को साफ कर देते हैं ये माओवादी, राहुल गांधी की बोल और रेवंत रेड्डी के बोल उग्रवादियों के बोल से मेल नहीं खाते। क्या आपको लगता नहीं है कि ये उग्रवादियों की भाषा ही बोलते हैं? ये एक तरह से देखा जाए तो माओवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर माओवाद समाप्त हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और जब से गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब से लगातार ऐसे माओवादियों की कमर तोड़ी जा रही है। बहुत जबरदस्त ऑपरेशन हो रहे हैं, और जिन दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अब आप जाएंगे तो विद्यालय भी खुले हुए हैं और लाखों की संख्या में माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। बड़े बड़े टॉप कमांडरों को भारत की जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने उनको ठिकाने लगा दिया है। ये बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी सरीखे नेताओं के जो भाषा है वो उग्रवादियों की भाषा से मेल खाती है। फिलहाल क्या राहुल गांधी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या रेवंत रेड्डी को उस समय जब देश इन माओवादियों की कमर तोड़ने को लेकर के बिल्कुल अपने उरूज पे है, हमारे अर्धसैनिक बल जोश में है, तो क्या ऐसे समय में रेवंत रेड्डी की ये भाषा भारतीय अर्धसैनिक बलों के मनोबल को कमजोर नहीं करती है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि क्या रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी की भाषा कहीं ना कहीं माओवादियों को नैतिक समर्थन तो नहीं दे रही? थैंक यू वेरी मच।